मैं अवनीश कुमार एक बार पुनः फिर आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर स्वागत करता हूं और गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज जो प्रकरण आपको प्रकरण मतलब टॉपिक जो आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है बेटा रस। क्या है? रस। ठीक है, तो आज हमें रस पे चर्चा करनी है कि रस होता क्या है, रस के भाव क्या हैं, रस कैसे उत्पन्न होता है, रस में किसकी तुलना नहीं की जाती, किसको नहीं रखा जाता है, आदि आदि विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा रस। ठीक है बेटा, टॉपिक क्या है हमारा? रस। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रस है क्या, रस कहते किसको हैं, रस के अंदर किस किस चीजों का समावेश होता है, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अब इसी क्रम में हम बात करते हैं। रस का जनक आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। और रस की सर्वप्रथम जो चर्चा की गई है इनके द्वारा रचित कृति है नाट्य शास्त्र। कौन सी है बेटा? नाट्य शास्त्र। इसमें इसकी चर्चा की गई है। रस को आचार्यों ने ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। इससे रस की बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंतर्गत सारी चीजों का समावेश रहा है। जैसे रस ऐस्वाद रूप है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, रस की उत्पत्ति सत्वगुण से के उद्रेक से होती है, रस चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप है, रस अखंड है, रसानुभूति अलौकिक होती है, रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है, रस लोकोत्तर चमत्कार है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि आचार्यों ने अपने जो मत दिए हैं उन सबके अनुसार रस का एक मूलभूत आधार जो हमें देखने को मिलता है वो यह मिलता है कि रस काव्य की आत्मा है। रस काव्य की आत्मा है। ठीक है, तो बेटा आप लोग नोट करिए, यहां से बिल्कुल नोट करते हैं। रस का जनक आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि को कहा जाता है। रस की सर्वप्रथम चर्चा भरत मुनि द्वारा रचित कृति नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। अब यहां पर एक पॉइंट्स और लिख लो जो नाट्यशास्त्र कृति है, वहां पर देख लो। ये यूपी टेट वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पुट ऑफ हो सकता है कि नाट्यशास्त्र जो है इसको साहित्य में पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इस कृति को पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अब हम यहाँ पर इस परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहे हैं। अब इसमें हमें देखना है, 10 मिनट बाद आ रहा हूं, 10 मिनट बाद। अब यहां पर हमें क्या करना है कि रस का जनक किसको कहा जाता है? भरत मुनि को कहा जाता है। रस की सर्वप्रथम चर्चा देखने को कहां मिलती है? भरत मुनि द्वारा रचित कृति नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। ठीक है, नई लाइन से लिखिए। आचार्य भरत मुनि के अनुसार भैया 10 मिनट बोल तो रहा हूं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। जबकि इनके परवर्ती आचार्य
विश्वनाथ ने, इनके परवर्ती आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर रसों की संख्या 11 तक हो गई है। रसों की संख्या 11 तक हो गई है, लेकिन वर्तमान में साहित्य के अनुसार रसों की संख्या 9 ही है। रसों की संख्या कितनी है? 9 ही है। ठीक है, हो गई बात। अब लिखो परिभाषा। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद, जब हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति होती है, तो उसे रस कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। देखो बेटा समझो, यहां पर अब हम क्या है, रस में जो है किसकी चर्चा नहीं कर सकते हम। एक कहां से कितनी एज तक के बच्चे को हम यहां पर ले सकते हैं, तो 3 माह के शिशु से लेकर सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति, जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, उस तक को हम इसमें काउंट कर सकते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि 3 माह से कम का जो शिशु होता है वो अपने मनोवेगों को बाहर प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ पांव इतने अच्छे से नहीं चला सकता। लेकिन क्या है कि 3 माह के शिशु से लेकर जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति से मतलब है बेटा जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, उस तक को हम रस में काउंट कर सकते हैं, यानी कि वो तक रस का अनुभव करता है। ठीक है, अब एक व्यक्ति है जिसको हम इसमें रस में नहीं ले सकते, वो है बेटा पागल व्यक्ति। कौन है बेटा? वो पागल व्यक्ति। पागल व्यक्ति को हम यहाँ पर रस में काउंट नहीं करते हैं। पागल व्यक्ति को हम रस में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि पागल व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। एक पल में वो खाना खा रहा है, दूसरे पल में प्लेट फेंकना शुरू कर दे, तो उसका भरोसा नहीं कर सकते। तो पागल व्यक्ति को हम रस में अंगीकार नहीं करते हैं, रस में ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में? ठीक है, अब लिखो रस के अंग या तत्व। 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 तो इसके बेटा 4 अंग या 4 तत्व होते हैं। पहला होता है बेटा विभाव, दूसरा होता है अनुभाव, तीसरा होता है संचारी भाव, और चौथा होता है बेटा स्थायी भाव। ये 4 इसके अंग होते हैं। ठीक है, अब विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है? ठीक है, भाव को जाहिर करने वाला तत्व विभाव कहलाते हैं। अनुभाव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ठीक है, संचारी भाव क्या होते हैं? उनपे संचारी भाव क्या होते हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? मानव हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ठीक है,
जैसे जैसे स्थिति होती है उसके अनुसार जो है वो संचारित होते रहते हैं या तेज होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, संचरण करना मतलब उनमें प्रवेश कर जाना। प्रवेश कर जाना क्या कहता है, संचारी भावों का समावेश कहलाता है। संचारी भावों का समावेश कहलाता है। ठीक है, और आचार्य भरत मुनि ने संचारी भावों की तुलना पानी के बुलबुले से की है। पानी के बुलबुले से की है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी का बुलबुला उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में, ठीक है, संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने के बाद में क्या है, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं, और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है बेटा, 33 होती है, ध्यान रखना। ठीक है, एक छल नामक 34वां संचारी भाव आचार्य देव ने और दिया है। छल नामक 34वां संचारी भाव और दिया है, जो काव्यगत में नहीं माना जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है बेटा, 33 है। आप ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कितनी संचारी भावों की संख्या, 33 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे संचारी भाव क्या होते हैं कि जैसे आपके पड़ोस में कोई बच्चा अधिकारी बना, ठीक है, और आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी ऐसा बनना है। ठीक है, तो आप उसके ऐसा अनुसरण 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन चौथे दिन आपका वही ढर्रा, वही रवैया रहेगा जैसे आप पहले थे। ठीक है, तो भाव उत्पन्न हुए और नष्ट हो गए। ठीक है, भाव उत्पन्न हुए और नष्ट हो गए। जैसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं कि कोई लड़का है, लड़का मतलब नायक, मान लो कोई नायक है और वो विद्यालय में पढ़ता है और उसे अपनी नायिका को क्या है, कोई उपहार देना है। नायिका का क्या है, बर्थडे है, उसे उपहार देना है। ठीक है, क्या देना है बेटा, उपहार देना है उसको। ठीक है, उपहार देना है। लेकिन क्या है कि वो नायिका को उपहार देना चाह रहा है, लेकिन किसी कारणवश नायिका वहां पर नहीं आ पाई है। तो वो क्या कह रहा है, मतलब उसके मन में भाव उत्पन्न होने में, उपहार दूं या ना दूं, देने से क्या फायदा होगा, ना देने से क्या फायदा होगा। कोई उसका साथी जो एक सहनायक है या सह पार्टी है उसका, वो भी उपहार देना चाह रहा है नायिका को, लेकिन क्या है कि उसके मन में भाव तरह तरह के उत्पन्न हो रहे हैं। बोले देने से क्या फायदा होगा, ना देने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो वो पक्का मन करके उसके यहाँ उपहार देने जाता है। किसके यहाँ पर, नायिका घर पर बर्थडे का उपहार देने के लिए वहां पर जाता है। और वो कहता है, मतलब वहां पर जाता है, उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, नायिका आएगी, उपहार लेगी, तरह तरह के भाव उसके अंदर हृदय में विद्यमान हो रहे हैं। उसके हृदय में तरह तरह के भाव विद्यमान हो रहे हैं। लेकिन क्या है, वो जाता है नायिका के घर पे। ठीक है, वो जाता है नायिका के घर पे, और वो जाता है नायिका के घर पे उपहार लेकर, और वहां पे क्या होता है कि वो उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि हम गए थे उनके घर, हम गए थे उनके घर की नजरों से नजरें मिला लो, हम गए थे उनके घर की नजरों से नजरें मिला लो, मगर उनकी मम्मी ने खोला दरवाजा, मगर उनकी मम्मी ने खोला दरवाजा। हम बोले आंटी बच्चों को पोलियो की दवा पिला लो, हम बोले आंटी बच्चों को पोलियो की दवा पिला लो। ठीक है, तो भाव क्या थे और क्या उत्पन्न हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, जो स्थायी भाव होते हैं इनकी संख्या कितने 10 होंगे, इनकी संख्या कितनी है 9 है। लेकिन क्या है, यहाँ पर 2 और जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, ये विभाव भी हमारे क्या होते हैं बेटा, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। अनुभाव भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम क्या है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम 2 ही प्रकार का वर्णन यहाँ पे करते हैं, कायिक और शातविक, कायिक और शातविक। ठीक है, अब बेटा अब हम इसको जो है विस्तृत रूप देंगे। गर्मी बहुत हो रही है आज। ठीक है, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं, इसको बाद में हम विस्तृत रूप देंगे। ठीक है।